अपन जॉब करते हैं, बदले में अपने को सैलरी मिलती है, तो उस पर अपन उन रुपये पर इतना यकीन कैसे कर लेते हैं कि कोई दूसरे व्यक्ति उनको ले लेगा और अपने को बदले में सामान दे देगा। वो रुपये छापता कौन है? करेंसी होती है, छापता कौन है? तो और दूसरी बात, यदि अपन इतने गरीब हैं, भारत में इतनी गरीबी है, तो सरकार ऐसा क्यों नहीं कर देती कि बहुत सारे रुपए छाप ले और अपनी जनता में वितरित कर दे। इन सब के बारे में अपन, इन मुद्राओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो मुद्रा होती क्या है? पहली बात, मुद्रा केवल करेंसी, कोई अपना जो सिक्का हो गया, 5 रुपये का सिक्का हो गया, 100 रुपये का नोट हो गया, केवल यही मुद्रा नहीं है। मुद्रा में वो सभी माध्यम आते हैं या वो सभी तरीके आते हैं जो स्वीकृत हैं, यानी आपस में लेन देन करने के लिए स्वीकृत हैं। किसके द्वारा स्वीकृत हैं? कानून के द्वारा। लेन देन को प्रभावी और सुगम बनाने के लिए स्वीकृत माध्यम किसके द्वारा? कानून के द्वारा। यानी सरकार गारंटी देती है, सरकार ये कानून बना रखी है कि हाँ, तुम रुपए के अलावा सोने, चांदी, नोट, जो भी सरकार जो भी कानून बना के जिसको एक मुद्रा घोषित कर देगी, उसके अंदर अपन लेन देन कर सकते हैं। कानूनी रूप से उसके अंदर अपन लेन देन कर सकते हैं। देखो ये जो अपनी नोट सिक्के आए, उससे पहले दूसरे प्रकार का चलता था विनिमय करने के लिए। पहले तो दूसरे तरीके होते थे, जैसे बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अपन गेहूँ दिए और बाजरा खरीद लिए। तो फिर इस सिस्टम को अपन बंद क्यों कर दिया? ये तो अच्छा था ना कि अपने को नए नोट वगैरह बनाने ही नहीं पड़ रहे थे। देखो इस सिस्टम की कमजोरियाँ थी, जैसे मेरे पास गेहूँ है और मुझे चाहिए मक्का चाहिए। अब मैं मेरे पड़ोसी के पास गया और उसको बोला कि भाई मेरे पास गेहूँ है, तू मुझे मक्का दे दे, तेरे पास मक्का है तो। लेकिन उसके पास मक्का थी, वो मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? कि भाई मेरे पास तो पहले से गेहूँ मौजूद है, मैं तेरे गेहूँ लेके क्या करूँगा। तो ये सिस्टम, ये प्रॉब्लम आ सकती थी ना, कि ज़रूरी नहीं कि जो मेरे पास सामान है कोई दूसरा खरीदना ही चाहिए। कहीं मेरे पास लकड़ी है, लकड़ी से मैं गेहूँ खरीदना चाहता हूँ, कोई लकड़ी खरीदेगा ही नहीं, तो फिर मैं गेहूँ कैसे खरीदूँगा। तो धीरे धीरे अपन ने एक सिक्कों का विकास हुआ। तो पहले जो अपने प्राचीन काल में जो अलग एक तरीका चलता था, कोई भी अपन ने निर्धारित कर लिया कि इसकी इतनी मूल्य होगा। जैसे कौड़ी चलती थी, जो कौड़ी का मूल्य इतना होगा वो निर्धारित कर लिया, और उसके बदले में अपन विनिमय कर सकते थे। उसमें भी समस्या आई कि कौड़ी मूल्य एक नियंत्रित नहीं कर सकते ना इनका, तो उनमें समस्या आई। तो फिर अपन ने सोने चांदी के आधार पर चलाया। सोने चांदी में उनका आंतरिक मूल्य होता है, ये भी प्रॉब्लम देने लग गया। तो धीरे धीरे अपना आधुनिक जो सिक्के और जो नोट है ना, इनका विकास हुआ, और अब इनसे भी आगे बढ़ के डिजिटल मनी की ओर चले गए हैं। अपन आगे देखेंगे जो भारत सरकार द्वारा जो डिजिटल मनी की शुरुआत की गई है कौन कौन सी है। तो समझ में आया मुद्रा क्या है? लेन देन का प्रभावी और सुगम बनाने का माध्यम और स्वीकृत माध्यम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू कर दिया मैं बोल दूंगा कि भाई ये कागज़ का है, नोट है, इसको तुम खरीदो। वो क्यों खरीदेगा? वो कहीं से स्वीकृत होना चाहिए ना कानून के द्वारा, कि हाँ मैं नहीं खरीद रहा उस नोट को, तो कोई दूसरा व्यक्ति खरीद लेगा या गवर्नमेंट उसको खरीद लेगी। तो एक स्वीकृत होना चाहिए ना वो किसी के द्वारा। इसीलिए तो जो अपनी RBI जो अपना नोट होता है, 100 रुपये का नोट हुआ, 1000 रुपये के, वहाँ पर लिखा होता है ना, मैं धारक को 100 रुपये देने का वादा करता हूँ वगैरह, और गवर्नर के साइनर होते हैं। इसका मतलब है कि 100 रुपये कोई और खरीद नहीं रहा है, तो अपन RBI बैंक में जाएंगे और RBI उस 100 रुपये को अपने पास से खरीद लेगा। तो अब देखते हैं मुद्रा 2 प्रकार की होती है। एक तो वास्तविक मुद्रा होती है, दूसरी टोकन मुद्रा। वास्तविक मुद्रा क्या हो गई? जैसे सोना हुआ, सोने की सिक्का हुआ है, उस पर अपन 100 रुपये अंकित कर दिया, तो केवल क्या उसकी 100 रुपये ही मूल्य है? या उसका एक आंतरिक मूल्य खुद का भी मूल्य है? सोने का खुद का तो मूल्य होगा ना। सोना है, सोने की 100 रुपये लिखे हैं या 200 रुपये लिखे हैं, लेकिन वो जो सोने का जो सिक्का होगा उसका तो एक अलग से खुद का मूल्य होगा, उसको बोलते हैं अपन आंतरिक मूल्य। तो जो जिन मुद्राओं में आंतरिक मूल्य पाया जाता है, जैसे सोना हुई, चांदी हुई, इनकी खुद की एक अलग से मूल्य होता है, उसको अपन वास्तविक मुद्रा बोलते हैं। टोकन मुद्रा क्या बोलते हैं? कि कोई भी नोट छाप दिया, कोई भी सिक्का छाप दिया, उसकी एक आंतरिक मूल्य नहीं है, उसका केवल सांकेतिक मूल्य है। जैसे नोट है, कागज़ का नोट है, वो तो कागज़ का है, लेकिन उस पर 100 रुपये लिखे हैं, फिर भी लोग उसकी वैल्यू कितनी मानते हैं? 100 रुपये मानते हैं ना। उसकी कोई, उस कागज़ के नोट की कोई आंतरिक मूल्य है? नहीं है, केवल उसके ऊपर लिखे हुए 100 रुपये का सांकेतिक मूल्य है। उसको अपन क्या बोलते हैं? टोकन मुद्रा। टोकन मुद्रा 2 प्रकार से हो सकती है, 2 लोगों द्वारा जारी किया जा सकता है। या तो प्रत्यय यानी कोई एक समुदाय हो गया, समुदाय क्या कर सकता है, अपन आपसी मन में विश्वास है, उसके आधार पे वो एक प्रकार का नोट जारी कर लेंगे कि इसकी वैल्यू 100 रुपये मानते हैं।
तो वो अपने एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं ना, वो हो गया आपसी परस्पर विश्वास के कारण। उसको कौन सी मुद्रा बोलते हैं? प्रत्यय मुद्रा। दूसरी होती है वैधानिक। वैधानिक मुद्रा वो होगी कि जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, यानी जो सरकार के द्वारा ये कानून के द्वारा मान्यता दी जाएगी कि इसकी वैल्यू 100 रुपये है, इसको तुम किसी और को भेज सकते हो, किसी इससे कोई सामान खरीदोगे तो उसकी जो सांकेतिक मूल्य होगा वो 100 रुपये माना जाएगा। यदि कोई नहीं खरीद रहा है तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं और बदले में RBI के पास जाके तुम उस 100 रुपये की तुम वैल्यू ले सकते हो। यानी कानून यानी सरकार उसकी गारंटी दे रही है। इसलिए जो 100 रुपये का जो नोट है ये कौन सा है? वैधानिक मुद्रा है, क्योंकि उस पर लिखा रहता है ना, मैं गवर्नर वगैरह 100 रुपये का देने की वादा करता हूँ, है ना। तो वैधानिक मुद्रा कानून या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा होती है। वैधानिक मुद्रा भी दो प्रकार की हो सकती है, या तो क्रेडिट मनी हुई या लीगल टेंडर हुआ। क्रेडिट जो मनी होती है वो बाध्यकारी नहीं होती। वो बाध्यकारी किसके लिए बाध्यकारी नहीं होती? जो आम जनता होती है या कोई दूसरा लोग, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको खरीदे ही खरीदे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बस केवल वो आपसी सहमति के लिए होती है। जैसे जो अपन चेक वगैरह, बैंकों के जो चेक होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई व्यक्ति मुझे रुपए की जगह मुझे चेक दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको लूँ ही, ये मेरे पास बाध्यकारी नहीं है। लेकिन कोई मुझे 100 रुपये दे रहा है बदले में, तो वो मेरे लिए बाध्यकारी है। मेरे काम के बदले में कोई 100 रुपये दे रहा है, वो बाध्यकारी है कि मैं ले लूँगा। या मैं किसी को 100 रुपये का सामान दे रहा हूँ, कोई दुकान पे गया, दुकान पे जाके मैं उसको 100 रुपये का नोट दे रहा हूँ, तो बाध्यकारी रूप से सामान मुझे देगा। वो उस 100 रुपये को लेने से मना नहीं कर सकता, नहीं मैं 100 रुपये नहीं लूँगा। लेकिन यदि मैं उसको जाके चेक दूँ 100 रुपये का, तो उस पर वो बाध्यकारी नहीं है। वो बाध्यकारी नहीं है कि उस 100 रुपये का चेक ले ही, उसकी मर्जी है। यदि उसको आपसे में सहमत है उसको, तो वो 100 रुपये का चेक ले सकता है। लेकिन उसी प्रकार वो नोट के लिए मना नहीं कर सकता। तो जो क्रेडिट मनी क्या होती है, वो बाध्यकारी नहीं होती, वो आपसी सहमति पर होती है। लीगल टेंडर, लीगल यानी वो केंद्रीय बैंक द्वारा उसमें मध्यस्थता की जाती है। जो अपना जो RBI होता है, जो इसी कारण RBI के गवर्नर के साइन होते हैं। तो लीगल टेंडर में यानी उसकी 100 रुपये का नोट है, उसके केंद्र सरकार द्वारा RBI के द्वारा गारंटी दी जाएगी और ये बाध्यकारी होगा। यानी इसको मैं कुछ सामान खरीदने के लिए किसी को 100 रुपये का नोट दे रहा हूँ, तो उसको वो मना नहीं कर सकता, वो उसके लिए बाध्यकारी है। इसमें क्या क्या आते हैं? सिक्के या करेंसी नोट। अच्छा, पहले क्या होता था, जैसे राजा महाराज थे तो कोई भी रियासत थी वो अपने सिक्के जारी कर सकता था। लेकिन फिर 1956 में, जब भारत ने आज़ादी के बाद 1956 में एक अधिनियम लाया, उसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि जो सिक्के होंगे ना, वो केवल भारत सरकार द्वारा जारी सिक्के ही लीगल टेंडर बनेंगे। लीगल टेंडर कौन से? कि बाध्यकारी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले जैसे कुछ रियासतें थी, तो जैसे मान लो कि जो अपनी राजस्थान में जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत के राजा ने एक सिक्का जारी कर दिया कि आज से मेरे राज्य में, मेरे जो आसपास जो जनता वगैरह है उसमें ये सिक्का चलेगा। तो क्या वो बाध्यकारी होगा? नहीं, बाध्यकारी नहीं होगा। वो तो उस रियासत ने जारी किया है, वो बाध्यकारी नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि वो केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं है। तो इसलिए 1956 में सरकार ने अधिनियम लेके आया कि केवल भारत सरकार द्वारा जारी सिक्के लीगल टेंडर होंगे। ऐसा नहीं है कोई दूसरे देश का जो अपन सिक्का लेके आ गया उसको लीगल टेंडर नहीं मानेंगे। केवल जो भारत सरकार के द्वारा जो जारी सिक्के होंगे उन्हीं को अपन लीगल टेंडर मानेंगे, यानी उसका लेन देन बाध्यकारी रूप से होगा। अच्छा, पहले सरकार नोट छापने के लिए कुछ मुद्रा रखती थी। जैसे जो अमेरिका था, अमेरिका आज डॉलर इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि जब अमेरिका ने अपना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और जो मंदी आई थी 1930 की महामंदी, उसके बाद उसने अमेरिका सरकार ने क्या बोला कि यदि हम $1 छाप रहे हैं तो उसके बदले में हम 0.88 ग्राम सोना रखेंगे। अपने जो बैंक है वहाँ पर इतना सोना रखेंगे, यानी तभी हम एक $1 छापेंगे जब हमारे पास 0.88 ग्राम सोना होगा। तो उसने बोला कि तुम बाकी देशों को भी उसने बोला, विश्वास दिलाया कि तुम $1 लेके आओ, बदले में तुम सोना लेके चले जाओ हमसे चाहे, जिसको उसने बाद में खारिज कर दिया। मतलब बाद में उसने इस प्रणाली को हटा दिया। तो भारत सरकार द्वारा पहले भी ऐसे ही था, लेकिन जब 1991 में जो अपना प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण वगैरह जो हुआ ना,
तो 1991 के बाद भारत सरकार ने क्या निर्धारित कर दिया कि हम रुपये छापने के लिए पहले तो क्या करता था भारत सरकार के द्वारा भी डॉलर की तरह, जैसे अमेरिका डॉलर का सिस्टम अपना रखा था कि डॉलर के बदले में सोना रखेगा, उसी प्रकार भारत सरकार ने क्या कर रखा था कि 100 रुपये का यदि भारत सरकार नोट छापेगी तो बदले में 40 रुपये का सोना अपने पास रखेगी। लेकिन 1991 के बाद उसने बंद कर दिया और उसने एक न्यूनतम रिजर्व आरक्षित कर दिया कि अपन रुपये तभी छापेगी भारत सरकार यदि उसके पास 115 करोड़ का सोना हो और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कुल कितने हुए 200 करोड़ रुपए। तो न्यूनतम इतना अपने पास आरक्षित होना ही चाहिए, तभी अपन नोटों की मुद्रा की छपाई करेंगे। कितना है सोना, कितना है 115 करोड़। दूसरा 85 करोड़ कौन सी, विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर हुई या फिर यूरो हुई या कोई और दूसरे देश की अपन ने मुद्रा को आरक्षित कर रखा है। तो 85 करोड़ की कोई भी दूसरे देश की मुद्रा होनी चाहिए। तो अपन किन देशों की मुद्रा रखते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, ताकि ये डर नहीं रहता कि कल को उनकी जो मुद्रा होगी उसकी वैल्यू गिर जाएगी तो अपने को नुकसान होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब ये रुपये जो छापता है वो कौन सी संस्था छापती है। भारत में 3 संस्थाएं हैं और जिन मुख्य रूप से 2 संस्थाएं द्वारा छपाई होती है। पहली संस्था कौन सी है, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, जो ये सिक्के वगैरह जारी करती है। दूसरी कौन सी है, भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, ये मुद्रा का भी निर्माण करती है और जो भारत सरकार की जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ यानी एक भारत सरकार गारंटी पत्र दे रही है कि तुम हमारे को 100 रुपये दो, बदले में ये गारंटी पत्र ले जाओ, अगले साल तुम आओगे, जो भी इसका टाइम पीरियड होगा उसके बाद हम 5% या 10% जितना भी इसके ऊपर लिखा होगा वो बदले में आपको दे देंगे। तो ये है प्रतिभूति मुद्रण। अगर जब अपन प्रतिभूतियों के बारे में बात करेंगे आगे बैंकिंग सेक्टर में, तब प्रतिभूतियों के बारे में डीपली और देखेंगे। तो नोट कौन कौन छापता है, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, दूसरी भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, ये 2 संस्थाएं भारत में नोटों की छपाई करती हैं। अब जो मैंने बताया था कि अब मुद्रा का डिजिटल मुद्रा भी आने लग गई है, तो डिजिटल मुद्रा में आरबीआई द्वारा 2022 से शुरू की गई है भारत में भी। कौन सी, CBDC, क्या नाम उसका, CBDC डब्लू रुपये, ये इसको ई रुपये डब्लू बोलते हैं। ये डब्लू यानी होलसेल यानी वित्तीय संस्थाओं द्वारा, मतलब थोक के रूप में इनका उपयोग कर रहा है कोई बड़ी जो संस्था है, वो इस रुपये का डिजिटल मुद्रा का उपयोग करेगी। दूसरा है आम रोज़मर्रा के लिए जो इसका उपयोग किया जाएगा वो कौन सा है, CBDC R यानी रिटेलर, ये रोज़मर्रा के उपयोग में काम में लिया जाने वाली डिजिटल मुद्रा है। 2 प्रकार की है, CBDC WR या CBDC R। अच्छा, जो आपको पता होगा कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है ना, जो बेसल मानक वगैरह भी आते हैं, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा डिजिटल मुद्रा के संबंध में जो भी मान लो कोई भी समस्या आ सकती है, जो चुनौती हो सकती है, संभावित चुनौती कि डिजिटल मुद्रा है, इसको हैक होने का खतरा है या दूसरा कोई भी XYZ जो भी खतरा होगा, उसके लिए उनके बारे में जो प्रशिक्षण कर लें, ताकि पहले ही अपन मुद्रा व्यापक तौर पे जारी होने से पहले इन पर जो जो संभावित खतरे हो सकते हैं उनका अध्ययन कर लें। इसके लिए BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने प्रोजेक्ट मेरियाना के लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट मेरियाना क्या है, ताकि जो डिजिटल मुद्रा है इसके संबंध में जो चुनौतियां आ सकती हैं, आगे जो संभावित खतरे हो सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन कर सके। इसके लिए प्रोजेक्ट मेरियाना लॉन्च किया गया। किसने किया है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, प्रोजेक्ट मेरियाना। सबसे ज्योग्राफी का सवाल, सबसे गहरा गर्त कौन सा है, शायद आप समझ गए होंगे सबसे गहरा गर्त कौन सा है, जो प्रशांत महासागर में। गर्त क्या होता है आपको पता है क्या, मैंने जो ज्योग्राफी जो क्लास कंप्लीट करवा दी है उसकी प्लेलिस्ट अपने चैनल पर है, तो यदि आपको ज्योग्राफी अभी नहीं पढ़ा है आपने, तो मैंने क्विक रिवीजन के तौर पे ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है, फिजिकल ज्योग्राफी, जाके आप चेक ऑन कर सकते हो वहाँ पे। अच्छा, डिजिटल मुद्रा देख लिए। अब देखते हैं मुद्रा की आपूर्ति, इम्पोर्टेंट, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना मुद्रा में, जो भी इम्पोर्टेंट है वो ये है मुद्रा की आपूर्ति, क्योंकि मेन तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ना, आपूर्ति तो जरूरी है ना। मुद्रा कितनी बन रही है कितनी नहीं बन रही है उससे अपने क्या लेना, अपने पास तो मुद्रा कितनी आ रही है जा रही है वो देखेंगे ना। तो मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है, देखो मुद्रा की आपूर्ति अपन 4 प्रकार से नापते हैं।
कौन कौन सी देखो, मुद्रा किस किस के पास हो सकती है? लोगों के पास, मेरे पास 100 रुपये है, वो मेरे पास मुद्रा है ना। लोगों के पास जो केस होता है वो। दूसरा, मैं अपना केस को कहाँ जगह जमा करा सकता हूँ, पहले तो देखते हैं एक बार। मुद्रा आपूर्ति समझने से पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लो कि जो अपना रुपये होगा कहाँ जमा करा सकते हैं? बैंक में। बैंक में 2 प्रकार से जमा करा सकते हैं। कौन सा? या तो टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है कि मैं उसको रुपए दिया और कभी भी जब भी मेरे मन में आए तब मैं जाके रुपए निकाल सकता हूँ, है ना। अपन बैंक में जाके इसी तरह से रुपए जमा कराते हैं ना, कि मैं जाके बैंक में 1000 रुपये जमा करा के आ गया, अब मुझे जरूरत होगी तब निकला लूँगा। दूसरा होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी जो अपन एफडी करवाते हैं। एफडी आपने सुना होगा ना, शादियों में जो कन्यादान आता है उसको एफडी करवा देते हैं, वो एफडी है। यानी कि इसका टर्म पीरियड होता है कि मैं 5 साल बाद आके अपने रुपए निकालूंगा। उससे पहले निकालूंगा तो नहीं निकाल सकते उससे पहले, और लेकिन कुछ शर्तों के साथ निकाल सकते हैं, लेकिन उससे अपने को नुकसान ही होता है। तो उसमें एक टाइम पीरियड सेट होता है कि 5 साल बाद निकालूंगा या 10 साल बाद निकालूंगा। तो ये आसानी से नहीं निकलती है ना, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड है। तो 2 प्रकार से हो सकते हैं, या तो टाइम डिपॉजिट जमा कराते हैं या फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, बैंक के अलावा अपन और कहाँ जमा करा सकते हैं? पोस्ट ऑफिस। पहले पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी रुपए जमा कराते थे। उसमें भी कौन सी 2 शर्तें होती हैं? या तो टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, यानी किसी समयांतराल के बाद ही अपन रुपए निकाल सकते थे। ये हो गया अपने रुपए को रखने का तरीका। या कौन सा तरीका है? अपने पास रख लें, स्वयं के पास। अपन रुपए कहाँ रख सकते हैं? खुद के पास रखते हैं, बैंक के पास जमा करा सकते हैं। बैंक के पास 2 तरीके से, टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। दूसरा, पोस्ट ऑफिस के पास करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में कौन सा? टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। और रुपए इनके अलावा और कहाँ हो सकते हैं? रुपए आरबीआई के पास हो सकता है ना। नोट कौन छापता है? आरबीआई तो छापता है, तो रुपए आरबीआई के पास हो सकते हैं। अच्छा, नोट कौन छाप सकता है? आरबीआई। तो आरबीआई के पास भी कुछ अतिरिक्त मुद्रा पड़ी होगी ना, कि अपने पास जो मार्केट में नहीं है लेकिन आरबीआई के पास है अतिरिक्त मुद्रा। अब देखते हैं अपन मुद्रा की आपूर्ति को समझते हैं। एम वन मुद्रा क्या होगी? एम वन मुद्रा होगी लोगों के पास जो केस है ना, लोगों के पास जो केस है, बैंक के पास जो मांग जमा है, यानी मांग यानी टाइम डिपॉजिट है ना, समय जमा। जो लोगों के पास जो बैंक के पास जो मांग जमा है, यानी जब भी मैं मांगूंगा ना तब वो मुझे रुपए दे देगी। जो अपन जाके बैंक में जमा कराते हैं वो मांग जमा ही होती है। और दूसरा कौन पर हो सकता है? आरबीआई के पास जो अतिरिक्त जमा है। यानी ये तीनों प्रकार की ऐसी मुद्रा है कि ये तुरंत अपने पास तरलता के रूप में आ सकती है। या तो मेरे पास तरलता क्या होती है कि अपन जिसको तुरंत उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो तरलता के रूप में आ सकती हैं। कौन सी? अपने पास जो रुपए हैं उसको तुरंत अपन उपयोग कर सकते हैं, या अपने को रुपए चाहिए तो अपन जाके तुरंत बैंक के पास से ले सकते हैं, या फिर जो आरबीआई के पास जो रुपए है ना वो भी आरबीआई तुरंत उसको मार्केट में ला सकती है। तो ये सबसे नेरो मनी होती है, इसको नेरो मनी बोलते हैं। यानी जो सबसे तुरंत जो तरलता हो सकती है वो होती है सबसे और कम मुद्रा, और सबसे नेरो मनी होती है ना। एवन समझ में आई? लोगों के पास जो केस हुआ, बैंक के पास जो मांग जमा हुई, और आरबीआई के पास जो अतिरिक्त जमा है। दूसरा, M2 मुद्रा क्या होगी? M2 मुद्रा में M1 मुद्रा, यानी जो M1 में जो मुद्रा आ गई वो होगी। इसके अलावा जो पोस्ट ऑफिस के पास भी जो अपनी मांग जमा दी ना, तो फिक्स जमा निकालेंगे, तो फिक्स जमा में तो 5 साल का टाइम होगा, है ना। तो इसको निकालना तो थोड़ा हानिकारक है, ये तुरंत तरलता नहीं आ सकती। सबसे ज़्यादा तरलता बैंक के पास आ सकती है। अपने पास होगी, स्वयं के पास होगी, आरबीआई के पास होगी। दूसरा, अपन बैंक के पास जो तुरंत तरलता होगी वो। इसके बाद अपन और ज़्यादा तरलता की जरूरत है तो वो तुरंत कहाँ से निकाल सकते हैं? पोस्ट ऑफिस के पास जो अपनी मांग जमा है वो निकाल सकते हैं। तो M2 मुद्रा में क्या आएगी? पोस्ट ऑफिस के पास जो अपनी मांग जमा है वो आती है। अब M3 को वर्ध मुद्रा बोलते हैं, है ना। तो M3 में कौन कौन सी आएगी? अपने पास जो रुपए हैं वो, उसके बाद आरबीआई के पास है वो। M1 में कौन कौन से है? M1 प्लस है ना, तो M1 में कौन कौन से आते हैं? लोगों के पास यानी अपने पास जो है। दूसरा, आरबीआई के पास जो है। तीसरा, जो बैंक के पास जो जमा है, टाइम डिपॉजिट है ना, मांग जमा है वो। इसके अलावा समय जमा भी आ गया।
फिक्स डिपॉजिट है। अच्छा फिक्स डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। अच्छा ये डिमांड डिपॉजिट है ना। इसके अलावा बैंक के पास जो अपने जो टाइम 5 साल वाला जमा था, अब उसके बाद अपनी और ज़्यादा तरलता चाहिए तो M1 के अलावा अपन कहाँ से ले सकते हैं, जो बैंक के पास जो फिक्स जमा थी वो भी M3 के अंदर शामिल हो गया है ना। इसको अपन बोलते हैं समग्र मुद्रा। समग्र मुद्रा कौन सी हो गई, जो अपने पास मुद्रा है वो, दूसरी जो RBI के पास मुद्रा है वो, तीसरी बैंक के पास या तो समय जमा है या फिर डिमांड डिपॉजिट है वो, ये आता है M3 के अंदर। इसको समग्र मुद्रा बोलते हैं, मतलब टोटल मुद्रा ये आ गई। अब इसके बाद अपन जाते हैं पोस्ट ऑफिस के पास। इसमें M3 शामिल हो गया। M3 में वाला पूरा M3 में M1 आ गया और बैंक के पास समय जमा हो गया। इसके अलावा जो अपने लास्ट कौन सा बचा था, केवल ये इसी का उपयोग नहीं किए थे, यानी जो टाइम डिपॉजिट है ना पोस्ट ऑफिस के पास, जब उसको भी अपन शामिल कर लेते हैं उसको बोलते हैं M4 मनी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पूरी कोशिश की है इजीली समझाने की। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लेना। यदि पहली बार पढ़ रहे होगे आप तो शायद आपको परफेक्टली नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेना, रिवीजन कर लेना इसका थोड़ा बैक जाके। अच्छा, अब जो हाई पावर मनी होती है या M जो शून्य M नोट, ये कौन सी मुद्रा होती है, जो RBI के पास जो कुल रिजर्व है ना उसको बोलते हैं M0 या M0। यानी M0 क्या क्या है, प्रचलन में जो मुद्रा हो गई, जो टोटल जो अपन यूज़ में ले रहे हैं वो मुद्रा हो गई। RBI के पास जो बैंकों का जो जमा रहता है, RBI के पास जो बैंकों का जमा रहता है ना, आपको पता होगा। और दूसरा RBI के पास जो अतिरिक्त जमा होता है वो, RBI के पास जो अतिरिक्त जमा होता है, जब इन तीनों को मिला देते हैं तो वो होती है M0 यानी हाई पावर मनी। तो मुद्रा कंप्लीट हो गया। अपन ने क्या क्या देखा है, मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, टोकन मुद्रा क्या होती है, लीगल टेंडर किसको बोलते हैं, 1956 का अधिनियम में जो भारत सरकार ने लीगल टेंडर केवल भारत सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे उसका प्रावधान देख लिया था। न्यूनतम रिजर्व डॉलर का, ये सबका डॉलर का भारत का 1991 से पहले क्या सिस्टम था वो भी अपने समझ लिया। कौन कौन सी संस्था नोट छापती है, IGM यानी इंडियन गवर्नमेंट मिंट और भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड। मुद्रा का डिजिटल रूप क्या है, कौन सी 2 मुद्राएं हैं, और जो इन पर जो चुनौती आ सकती है डिजिटल मुद्रा पे वो किस बैंक द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा प्रोजेक्ट मेरियाना लॉन्च किया गया है। मुद्रा आपूर्ति को देख लिए, जिसमें नेरो मनी कौन सी होती है, M1 और M2 मनी होती है। इसमें कौन M1 और M2 मनी कौन सी होती है वो अपन ने समझ लिया है। वरद मुद्रा कौन सी होती है, M3 और M4 को वरद मुद्रा बोलते हैं। M3 और M4 क्या होती है ये भी अपन ने समझ लिया है। M0 और M नोट हाई पावर मनी क्या होती है वो भी अपन ने समझ लिया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में इसके क्या क्या कारण है, मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है और आपूर्ति जनित क्या कारण है। जो फिलिप फक्कर होता है, और फिलिप फक्कर के अंदर एक वो कॉन्सेप्ट चलता है नायरू बिंदु, है ना, नायरू बिंदु, इसको भी अपन समझेंगे। फिलिप फक्कर को देखेंगे। मुद्रा की जो मात्रात्मक का सिद्धांत है वो क्या है, मुद्रास्फीति के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, और मुद्रा सबसे इम्पोर्टेंट मेंस के अकॉर्डिंग और PT के अकॉर्डिंग मुद्रास्फीति एवं महंगाई भत्ता जाल क्या है, मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या होते हैं अपनी अर्थव्यवस्था पर, और इसको नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा वो देखेंगे। डिसइन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह क्या होती है, स्टैगफ्लेशन क्या होती है, स्क्यूफ्लेशन क्या होती है, श्रिंकफ्लेशन, जो अपन 5 रुपये का बिस्कुट खाते हैं ना, इसमें श्रिंकफ्लेशन का लॉजिक है वो देखेंगे। मुद्रास्फीति का मापन किस प्रकार करेंगे वो समझेंगे। इसके अलावा अपन जो औद्योगिक मजदूरी और GDP स्फीति, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपाय कौन कौन से हैं, CRR SLR वगैरह इनको देखेंगे। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है वो सब आगे नेक्स्ट टॉपिक में अपन समझेंगे। ओके, बाय बाय।